जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, हमारा जो सब्जेक्ट था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने उसके लिए आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए फाइनेंस, इसका मतलब है हमें बताएगी कि भी वो कौन सा तरीका है कि कंपनी को कैसे पता चल सके कि वो अपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सिंपली हम किसी भी चीज़ को जब ये कह रहे होते हैं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना या स्टॉक की प्राइस को मैक्सिमाइज करना, इंट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ से रिलेट करती हैं कि हम उस चीज़ की वैल्यू को डिटरमिन कर लें। तो जब हमें वैल्यू को डिटरमिन करना होता है तो हम उसका फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये मुझसे समीशन का साइन आएगा नहीं तो मैं इसलिए समीशन लिख रहा हूँ, तो ये समीशन का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और समीशन एफ सी एफ, समीशन किसका लेना? फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो क्या होते हैं ये आप इसके बाद जाकर जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसका एक पूरा चैप्टर है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के नाम से। तो उसमें मैं आपको फ्री कैश फ्लो मेजर करना भी सिखाऊंगा और अब ये, लेकिन हमारा अभी जो मेन फोकस है जिससे हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो ये था, और रेस की पावर टी। ठीक है जी, ये वैल्यू का फार्मूला है। और एक्चुअल में फाइनेंस के अंदर, पूरी फाइनेंस के अंदर यही पढ़ा जाता है और यही पढ़ाया जाता है। ये एक ही फार्मूला है जिसके, इस फार्मूले की बेस के ऊपर पूरी की पूरी बुक्स लिखी हुई हैं। अब मैं भी आपको जो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, बॉन्ड वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग टेक्निक, व्हाट्सएवर, कैश फ्लो एस्टिमेशन, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, वो सारे की सारी एक्चुअल में वो कंपोनेंट्स हैं जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं टू मेजर द वैल्यू। ये है वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है जी। तो फर्म की वैल्यू किस तरह मैक्सिमाइज होती है? जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। फ्री कैश फ्लो में आपको थोड़ा सा हिंट दे के आगे निकल जाता हूँ। तो फ्री कैश फ्लो इज द अवेलेबल अमाउंट दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द शेयर होल्डर्स। यहाँ पर मैं सिर्फ शेयर होल्डर्स कह रहा हूँ, वरना हमें यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइडर कहना चाहिए। ठीक है। फ्री कैश फ्लो इज अवेलेबल अमाउंट दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द फाइनेंस प्रोवाइडर्स। मैं, लेकिन मेरा फोकस यहाँ पर क्या है? शेयर होल्डर्स है, तो इसलिए मैंने क्या कह दिया? अवेलेबल अमाउंट दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स। तो अगर आप इस फार्मूले पे गौर करें तो इस फार्मूले में, यानी कि ये वैल्यू का आंसर, वैल्यू इज इक्वल टू समीशन फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनटू 1 प्लस वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वैक, ये वैल्यू का आंसर चेंज होगा कब? उस वक्त चेंज होगा जब ये टाइम, टाइम चेंज हो जाएगा। टाइम, टाइम 5 है, 10 कर दें, 15 कर दें, 20 कर दें, ये टाइम चेंज होगा तो जाहिर बात है इज इक्वल टू के इस तरफ का ये आंसर भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ही है ना जी। इक्वेशन तो हमें ये बताती है, तो इसका मतलब है कि पहला फैक्टर जो इस फार्मूले के ऊपर इफेक्ट करता है वो है टाइम। फिर इसी तरह बेटा ये दूसरा है वैक, ये अगर चेंज हो जाए तब भी इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं हम रिस्क। तीसरा, अगर ये फ्री कैश फ्लो चेंज हो जाए तब भी इसका वैल्यू का आंसर चेंज हो जाएगा। अब हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज अ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। फिर उसको कैसे पता चलेगा कि इसकी जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हुई है या नहीं हुई? तो उसके लिए हमने क्या फार्मूला बना लिया कि हम कंपनी की वैल्यू को डिटरमिन कर लें बाय यूजिंग द मॉडल फ्री कैश फ्लो। ठीक है। तो हमने इस मॉडल की बेस के ऊपर, तो अगर ये फ्री कैश फ्लो भी चेंज हो जाएंगे तो ये है, इसे कहते हैं हम साइज ऑफ फ्री कैश फ्लो। सी एफ जब भी लिखूंगा तो बेटा इसका मतलब कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो में फर्क होता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो फिलहाल चले मैं आपके यहाँ पर ये लिख देता हूँ, साइज ऑफ फ्री कैश फ्लो। तीन चीजें चेंज हो जाएं तो आपकी फर्म की, कॉरपोरेशन की, कंपनी की वैल्यू चेंज हो जाती है। जब वैल्यू चेंज हो जाती है तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ इफेक्ट हो रही है। आइदर इट इज गुड और बैड, ये तो आपने डिटरमिन करना है, लेकिन आपने ये इस फार्मूले से ये अज्यूम कर लिया कि देयर आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स वो जो फर्म की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट करते हैं। नंबर वन इज टाइम, रिस्क एंड साइज। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइम, और हमने कैलकुलेट क्या करना है? वैल्यू। तो टाइम वैल्यू ऑफ, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू किसकी? ऑफ मनी, यानी कि कैपिटल की, पैसे की ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम करते क्या हैं?
मैंने आपसे पहले दिन ही बात कर दी थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताया, ऑब्जेक्टिव के बाद बताया कि रिसर्च क्वेश्चन, कि मेरे हम दो क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या एड्रेस करेंगे कि हाउ टू राइज, हाउ टू जनरेट द कैपिटल, फंड और मनी, कि पैसा किस तरह से बनाया जाएगा, जनरेट किया जाएगा, फंड, कैपिटल, मनी, इन तीनों को एक ही नाम दिया था। और दूसरा सवाल था हाउ टू मैनेज एंड एलोकेट द फंड, कैपिटल और मनी। तो ये दो सवाल थे जिनको हम एड्रेस करेंगे। ठीक हो गया। तो पहला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हमें फाउंडेशन बनानी पड़नी थी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो वैल्यू के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो पहले हम तीन, ये वाले तीन मेन कंपोनेंट को क्लियर करेंगे, तो फिर आगे चलेंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, कि वो फैक्टर्स, देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी रिसर्च पे इफेक्ट डालता है वो होता है कौन सा है, वो टाइम होता है। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हम एक सर्टेन अमाउंट को देखते हैं कि जिसकी आज एक सर्टेन अमाउंट है, अगर हम उसे 5 साल बाद देखें, उस सर्टेन अमाउंट की 5 साल बाद क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। ऐसा है कि नहीं है। अगर सपोज करते हैं कि मेरे पास आज कुछ एक्सेस मनी है, उस एक्सेस मनी को मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मैं किस रेट के ऊपर इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, मैं से एक अलग से यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं अब इसे जब भी लिखूंगा टीवीएम के नाम से लिखूंगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, नंबर वन, वो है क्या। नंबर वन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं टाइम के लिहाज से अपने पैसे की वैल्यू को डिटरमिन करना चाहता हूँ। ये बेहतर है कि मैं 1,000 रुपया जो मेरे पास है, मैं उसे आज ही कंज्यूम कर लूं, या मैं उस 5,000 को अपने किसी एक बुरे टाइम के लिए रख लूं और उसे 5 साल बाद यूज करूं, कि कहीं इन्वेस्ट करूं और उस पैसे को इतनी वर्थ उसकी बना दूं कि 5 साल बाद वो 1,000 रुपया जितनी आज वर्थ रखता है, 5,000 बाद वो पैसा कितनी वर्थ रखेगा। ठीक हो गया। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैक्ट कर रही होती है वो होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट क्या है, पॉइंट समझ आया। मतलब आपने आज 1,000 रुपया है आपके पास, और आप उसे जाकर डेफर करना चाहते हैं कि जी ये मैं 1,000 रुपया अब कंज्यूम नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे जी, आप कहते हैं कि फ्यूचर के अंदर मेरी जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगी, तो मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कहीं ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करूँ कि मुझे एक रिजनेबल रिटर्न मिल जाए। तो वो जो रिजनेबल रिटर्न मिल रहा होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है। ऐसे ही है, मैं आपको कहूँ कि जी आप मुझे 1,000 रुपया दे दें, मैं आपको 5 साल बाद 1,000 रुपया वापस कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1,000 रुपये का आज फ्यूल देख लें, अगर आप 1,000 रुपये का फ्यूल लेने जाते हैं, डलवाते हैं, तो वो 1,000 रुपये का फ्यूल आपके पास जल जाएगा तकरीबन कोई 4 लीटर के करीब। ठीक है, तो 4-5 जितना भी। तो उसके बाद अगर आप देखें कि वही 5 साल बाद क्या आपके पास वो 1,000 रुपए का आपको 4 या 5 लीटर फ्यूल मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, महंगाई हो चुकी होगी, इन्फ्लेशन आ चुका होगा, और भी बहुत सारे रिस्क ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, और भी अनसर्टेनिटी वाले फैक्टर्स आ जाएंगे। हो सकता है करेंसी एक्सेप्टेबल ही ना हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो ये इतने सारे रिस्क इन्वॉल्व होने के बावजूद भी, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि नहीं भाई, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप किसी एक अंडरलाइंग एसेट को कंसीडर करके ही रखते हो ना, कि नहीं भाई ये 1,000 रुपया है, 5 साल बाद ये मेरा 1,000 रुपया की तो कोई वर्थ ही नहीं होगी। वो जो वर्थ, जो वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जब किसी से आप डिमांड करते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो जी, तो मेजर फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। एक्चुअल में फाइनेंस के अंदर ही मेन कॉन्सेप्ट उसका क्या है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट होता क्या है, इंटरेस्ट रेट होता है 3 तरह का। अच्छा, इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क कंपोनेंट।
यानी कि मैंने इंटरेस्ट रेट, मैं ये कहूँ कि मैंने, सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि मुझे, आप लोगों को 1,000 रुपया मैंने किसी को बोरो दे दिया, ठीक हो गया। अब मैंने कितने, फॉर 2 इयर्स, अब मुझे उससे 2 साल के बाद इस 1,000 के बदले में कितने पैसे लेने चाहिए, सवाल ये पैदा होता है। यानी कि 2 साल बाद मेरा ये 1,000 रुपया कितनी वर्थ रखता होगा। तो अगर आपने ये डिटरमिन करना हो कि मेरा 1,000 रुपया 2 साल बाद कितनी वर्थ रखता होगा, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट जानना जरूरी है कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, क्या और फैक्टर हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट आप उससे डिमांड करेंगे कि 2 साल बाद इस 1,000 रुपए की क्या मार्केट में वैल्यू है, तो उसको आपको इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट किस बेसिस पे किया जाता है, रिस्क बेसिस के ऊपर। अब सपोज करते हैं पहला फैक्टर होता है रियल रिस्क फ्री रेट, रियल रिस्क फ्री रेट, रियल रिस्क फ्री रेट, मैं इसे RFR भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, RF। ये जो RF है ये फुट नोट पे होगा ये वाला, ठीक है। मैं इन दो तरीकों से इसको लिखता होता हूँ। रियल रिस्क फ्री रेट का मतलब ये है कि आप ये बिलीव कर रहे हो कि कोई इन्फ्लेशन नहीं आएगा, कोई नो अदर रिस्क होगा, किसी किस्म का कोई अदर अदर रिस्क होगा, किसी किस्म का कोई इन्फ्लेशन नहीं, कोई रिस्क नहीं, आप सिर्फ प्राइस लेवल का चेंज डिमांड कर रहे हो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप ये कह रहे हो कि भाई साहब मैं सिर्फ 2 साल के लिए जो अपना 1,000 रुपए को डेफर कर रहा हूं, जिसको मैं आज कंज्यूम कर सकता था नहीं कर रहा, आल दो इस 1,000 रुपए की 2 साल के बाद इतनी ही वैल्यू है, लेकिन भाई साहब मैंने अपनी आज की कंजप्शन को, आज की यूटिलाइजेशन को डेफर तो किया है। तो वो लेवल, प्राइस लेवल का जो चेंज आप उससे मांगेंगे वो आपके लिए क्या कहलाएगा जी, कि वो आपके लिए रियल रिस्क फ्री रेट है। अब सपोज ये है कि आप उसे कहते हैं कि जी 2%, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2% 1,000 रुपए का, अगर आप सिंपली, अगर आप 1,000 रुपए के ऊपर जाकर उसका 2% कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा जी, 20 रुपीज़, ठीक है। तो आप मुझसे कितने पैसे लेंगे, मैं आपसे कितने पैसे लूंगा, 1,020 रुपए। इस फॉर्म में कि ये मैं बिलीव कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ना ही इन्फ्लेशन आएगा, ना ही महंगाई होगी, ना ही अफराते ज़र आएगा, और ना ही कोई अदर किस्म का मुझे आपसे रिस्क है कि आप पैसे लेके भाग जाओगे, बला हो जाओगे, कुछ हो जाएगा, करेंसी नहीं चलेगी, व्हाट्सएवर, किसी किस्म का। लेकिन मैंने जो अपनी कंजप्शन को डेफर किया, एक्चुअल में ये जो प्राइस लेवल चेंज है ना, सिर्फ यही किस चीज़ को डिटरमिन कर रहा है, टाइम को। तो दूसरे किस्म का एक रिस्क होता है जिसे हम बिलीव करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, ठीक है जी। नॉमिनल रिस्क फ्री रेट क्या होता है, जिसके अंदर आप ये बिलीव कर रहे होते हो कि भाई साहब मैंने अपने अपने टाइम प्राइस लेवल चेंज तो रिक्वायर्ड करूंगा ही करूंगा, प्लस मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन भी आ रहा है भाई साहब, कि मैंने आपको 2 साल के लिए दिया है, और 2 साल के बाद मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो आज बैठे हुए आने वाले अगले 2 सालों को, जरा गौर से देखें। 1,000 रुपया आज मैं आपको दे रहा हूँ या आप मुझे दे रहे हैं 2 सालों के लिए, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे 2 सालों के बाद आपसे कितने पैसे लेने हैं, ये मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इन्फ्लेशन देखूंगा, ये इन्फ्लेशन कैसे आएगा, कैसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो काइंडली अपने क्वेश्चन जो हैं वो नोट डाउन कर लिया करें, तो जब हम लाइव सेशन में आएंगे तो आप उसके साथ ही मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इस लेक्चर में आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने हमें ये एक बात बताई थी, तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। तो इन्फ्लेशन, अब मैं 2% वो ऊपर वाला तो लेना ही लेना है आपसे, ठीक है जी। कहाँ गया 2%, प्लस मुझे उम्मीद है कि भाई साहब इन्फ्लेशन जो है वो 6% इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि 6% क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो अगर मैं इन्फ्लेशन को देखूं,
तो मैं यानी कि 60 रुपये और ऐड कर दूंगा, 60 रुपीज़। तो 1080 हो जाएगा। अब मैं आपसे इतने पैसे डिमांड करूंगा। तीसरा एक फैक्टर होता है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब ये है बेटा जी कि मुझे डर है डिफॉल्ट, और आरपी यहाँ पर मैं एब्रीवेशन में लिख देता हूँ ये आरपी। तो डिफॉल्ट डी का मतलब डिफॉल्ट, आरपी, रिस्क प्रीमियम। मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम। अब जी होता ये है कि भाई साहब, अब मैंने आपको पैसे दिए, मुझे डर ये है कि मैंने आपको पैसे दिए तो दिए, ठीक है, मुझे ये डर है कि आप जो है वो डिफॉल्ट कर जाएंगे। डिफॉल्ट का मतलब तो आपको सिंपली पता है कि आप पे बैक नहीं कर सकते। तो मुझे आपसे अगर रिस्क है तो मेरा रिस्क, अच्छा प्रीमियम का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैं आपसे 2% डिमांड कर लेता हूँ, और ठीक है, इसका मतलब है मुझे अब आपसे 1100 रुपया चाहिए। फिर मुझे याद है कि आप मेच्योरिटी तक नहीं पहुंचेंगे, जो टाइमलाइन डेडलाइन 2 साल है, आप 2 साल में पे नहीं करेंगे, मुझे आपसे एक डर है। फिर मैं 2% और डिमांड करूंगा। अब मैं 1120 रुपया मांगूंगा। मुझे या लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कितनी इजीली क्विकली कोई चीज़ जल्दी कन्वर्ट हो जाती है कैश के अंदर, कितनी जल्दी आप मुझे पे बैक कर सकते हो। तो मुझे आपसे लिक्विडिटी का भी डर है कि आप मुझे किसी एक ऐसी चीज़ में अमाउंट रिटर्न नहीं करोगे जो इजीली और क्विकली कन्वर्ट है। तो मैं आपसे 1% इसके ऊपर डिमांड कर लेता हूँ। तो मैं 1130। तो अब देखते जाएं, अब 1000 के बदले में मैं आपसे 2 साल के बाद 1130 रुपये लूंगा। अब ये मैंने कैसे डिटरमिन हुआ? मैं अगर टोटल करूं, 1%, 2%, 2%, 4, 5, 5, 6, 5, 11, 11 और ये 2, 11 और 2, 13। तो ये कितना हो गया रेट? मैं आपसे कितना डिमांड कर रहा हूँ? 13%। लेकिन अभी आप देखो आपको मार्केट में क्या मिल रहा है। आपका जो काइबर चल रहा है, काइबर आपका 22 या कुछ, यानी कि आप 23% ही ये चल रहा है मार्केट के अंदर। इंटरेस्ट रेट, जिसे आप मॉनेटरी रेट भी कहते हैं, इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, काइबर रेट भी कहते हैं। तो ये जो 23% बनता है वो कैसे बनता है? अगर आप गौर करें तो ये जो डिफरेंट बैंक्स हैं, अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है ना, आप चले जाओ, दो दोस्तों ने लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, जब दोनों दोस्तों ने लोन के लिए अप्लाई किया, एक ही जगह वो चाहे जॉब कर रहे हैं, उनकी एक जैसी सैलरी है, तो वो करेंगे ना, तो दोनों बैंक्स के लिहाज से जो दोनों का इंटरेस्ट रेट बनेगा वो डिफरेंट होगा। वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर जाकर होगा, ये वाली रिस्क प्रीमियम वाली कैटेगरी में। इसके अंदर ये तो मैंने तीन आपको बता दी ना, डिफॉल्ट, मेच्योरिटी, लिक्विडिटी, अदर भी होते हैं, कंट्रेक्चुअल रिस्क, ब्ला 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 ब्ला। वो आपकी एक हिस्ट्री बन रही होती है, ठीक है, वो आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है स्टेट बैंक की तरफ से, वो बनती है। वो आपको बताता है कि जी ये बंदा पैसे वापस करेगा नहीं करेगा, इसके कितने पॉइंट्स बने हैं, इसकी बका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कैसे बनता है। तो हम, मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ, तो इसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क कंपोनेंट, है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब है कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। देखो बेटा, इंटरेस्ट रेट मार्केट से बनता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लोगों से बनता है। मार्केट में कंपटीशन इसी चीज से होता है ना। अगर आप एक बैंक की तरफ गए और आपको उसका सर्विसेज यानी कि इंटरेस्ट रेट पसंद नहीं आता, तो आप किसकी तरफ चले जाते हो? दूसरे बैंक की तरफ चले जाते हो, ठीक है। तो वो जो डिटरमिन होता है, एक वो गवर्नमेंट रेट आता है, फिर उसके बाद बैंक्स कुछ अपनी जो चीज़ों को अपने आप को सिक्योर रखने के लिए ये काम कर रहा होता है। तो पहला कंपोनेंट मैंने आपको पढ़ाया इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्यों पढ़ाया? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में
टाइम के लिहाज से जब आप वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट रेट का पता होना चाहिए। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसका बटन नहीं है, ये रहा जी, ये सेव हो गया। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये तो आपको पता चल गया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्या इंपॉर्टेंस है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें क्या बताता है कि हमें एक सर्टेन जो मनी की जो आज वैल्यू है, वो उस जो फ्यूचर के अंदर एक डिफरेंट वैल्यू रखेगा। उस वैल्यू को डिटरमिन करना बाय यूजिंग द फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के अंदर कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? प्राइस चेंज, इन्फ्लेशन और रिस्क प्रीमियम। ठीक हो गया। ये तीन कंपोनेंट्स मिलके हमारा इंटरेस्ट रेट बना देते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर देखो, टाइम की बात कर रहे हैं भाई साहब। टाइम तीन तरह का होता है, प्रेजेंट आज, फ्यूचर कल, और तीसरा होता है पास्ट। देखो, पास्ट का मतलब जो गुजर चुका, भाई सिंपल सी बात है, जो गुजर चुका उसका डाटा तो अवेलेबल है। हम करना क्या चाहते हैं? तो इसका मतलब है कि जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे तो हमारे पास पास्ट को तो हम कैलकुलेट करना ही नहीं चाहते। दो रह गया अब टाइम, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। तो प्रेजेंट वैल्यू तो, और दूसरा है फ्यूचर वैल्यू। तो हम इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सिर्फ दो चीज़ें ही कैलकुलेट करेंगे, एक प्रेजेंट वैल्यू और एक फ्यूचर वैल्यू। किसकी? अपनी इन्वेस्टमेंट की। किसी भी चीज़ की आप डिटरमिन कर सकते हो। जहां पर आपको फ्यूचर को प्रोडिक्ट करना हो वो फ्यूचर वैल्यू, जिसमें आपको प्रेजेंट को कंडक्ट करना हो तो वो। अब कैसे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी कि मैंने 1,000 रुपया आपको बोरो करना है। मैंने 1,000 रुपया, चले सॉरी, मैंने 1,000 रुपया आपसे उधार लेना है। तो जब मैं आपसे उधार लेने आऊंगा 2 साल के लिए, तो आप क्या डिटरमिन करोगे कि मैं इसे अगर 1,000 रुपया देता हूँ, ठीक है, तो 2 साल बाद मुझे इससे कितने पैसे डिमांड करने? आप फ्यूचर को करोगे। तो इसको कैलकुलेट करते हुए आप जो डिटरमिन करोगे उसे कहेंगे फ्यूचर वैल्यू। जो प्रेजेंट कैलकुलेट करेगा उसे हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक हो गया जी। और प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू को याद रखिएगा। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को अब मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो हम इसे 3 से 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, इसको मैं एब्रीवेशन में कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा पीवी और इसको मैं लिखूंगा एफवी। ठीक हो गया जी। चलें एक और यहाँ पर ही बात बता देता हूँ। चलें बात, अच्छा बेटा, पहले हम करेंगे सिंगल सिंगल अमाउंट के साथ, कि जब एक सिंगल अमाउंट होगी तब हम कैसे कैलकुलेट उसे करेंगे। मुझे क्वेश्चन खोल लेने दें ताकि मुझे बाद में मुश्किल ना। सिंगल पेमेंट हम उसे कहते हैं जी। पहला हम क्वेश्चन किस पे करेंगे? सिंगल पेमेंट पे। भी बताता हूँ क्या होता है। फिर हम उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एनयूटी पे। एनयूटी बताता हूँ क्या होता है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे अन इवन पे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे परपेचुटी पे। फिर एंड पे इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। ठीक हो गया जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंगल पेमेंट क्वेश्चन, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू फॉर सिंगल पेमेंट। ये मैंने आपको जो एग्जांपल दी है सिंगल पेमेंट दी है, कि मैंने आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है, या आपने मुझे पेमेंट करनी है या मैंने आपको पेमेंट करनी है। अगर मैं आपसे उधार लेने आया हूँ तो आप मुझे एक दफा ही उधार दोगे, ठीक है। और आप मुझसे अगर उधार लेने आए हो तो मैं आपको एक दफा ही उधार दूंगा। एक दफा उधार दे के 2 साल के लिए दे दिया, बात खत्म। तो इसे कहते हैं सिंगल पेमेंट। एनयूटी का मतलब ये होता है सीरीज ऑफ पेमेंट। तो सिंगल पेमेंट, पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट बेटा। तो सिंगल पेमेंट का मतलब है सिंगल पेमेंट वंस, एक दफा पेमेंट, कोई बार बार पेमेंट ना लेना ना देना। तो एन्युटी के अंदर होता है सीरीज ऑफ पेमेंट
फॉर फिक्स ईयर, फॉर फिक्स्ड ईयर। सीरीज ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि एक जैसी अमाउंट, एन्युटी की एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं। मैं बैंक के पास गया, बैंक से मैंने लोन लिया, बैंक ने कहा जी ठीक है ये आपका 5 साल के लिए लोन है, आप हर महीने आप मुझे 20,000 रुपए की पेमेंट करोगे 5 साल तक। हुआ क्या? सीरीज ऑफ पेमेंट, यानी कि सिर्फ 20,000 रुपया। कितने साल? 5 साल। ठीक है, या साल बाद करूं या मैं हर महीने करूं ये कोई मैटर नहीं करता। यानी कि फिक्स नंबर ऑफ ईयर आ गया, 5 साल। और जो सीरीज है वो भी फिक्स। चले ऐसे लिखते हैं, फिक्स पेमेंट ऑफ, फिक्स पेमेंट ऑफ सीरीज। ठीक है जी, अब समझ आ जाएगा आपको। और फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल ये हो गई कि मैं फिक्स अमाउंट एक पे कर रहा हूँ फॉर अ सर्टेन पीरियड, इसे दैट इज कॉल्ड एन्यूटी। अनइवन के मतलब है कि भाईजान फिक्स नहीं है। मैं पहले साल जो है वो मैं पेमेंट कर रहा हूँ 20,000, अगले साल मैं पेमेंट कर रहा हूँ 12,000, तीसरे साल मैं पेमेंट कर रहा हूँ 36,000, चौथे साल। तो वो जब अनइवन, अनइवन का मतलब इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट नहीं है, फिक्स पेमेंट नहीं है, नंबर ऑफ ईयर फिक्स हो। ठीक है, नो फिक्स पेमेंट बट फिक्स ईयर, ईयर फिक्स होने चाहिए। ये कहाँ पर आ गया? मैंने क्या लिखा? नॉट फिक्स पेमेंट बट फिक्स्ड ईयर। परपेचुटी के अंदर क्या होता है? परपेचुटी के अंदर होता है फिक्स सीरीज ऑफ पेमेंट, वो एन्युटी वाली बात ही। बट टाइम इज अनसर्टेन, मतलब इन्फिनिटी टाइम। ठीक है जी, कोई टाइम नहीं पता, 1 साल 2 साल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज जाकर अपनी इंश्योरेंस करवा लूँ, ठीक है, और वो कहें कि जी जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप पे करेंगे। ठीक है, मतलब मेरी फिक्स नंबर ऑफ पेमेंट तो मैं उन्हें पे कर रहा हूँ, हर साल पे एक प्रीमियम दे रहा हूँ, लेकिन कब तक देने, अनसर्टेन है, इन्फिनिटी है। आज दूं, आज तक हूँ, कल तक हूँ, कब तक हूँ, तो तब तक पे करना, दैट इज कॉल्ड परपेचुटी। ठीक हो गया जी। तो हम इसके क्वेश्चंस भी हम इसी तरीके से करेंगे। चलें जी, मैं अब इसको सेव करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मुझे ये दो चीज़ें आपको शो करवानी है, मैं कैसे करवाता हूँ, मैं देखता हूँ कॉपी करके ना, मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कहाँ पर है? जी अब देखिएगा, मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे, ये क्वेश्चन है जो मैं आपके बुक से कॉपी किया है, ये वाले चैप्टर्स, ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इफ यू डिपॉजिट $10,000 इन अ बैंक अकाउंट दैट पे अ 10% इंटरेस्ट एनुअली, हाउ मच विल बी इन योर अकाउंट आफ्टर 5 ईयर। अब ये देखें, अब आपको पहले तो सबसे पहले ये डिटरमिन करना है कि आपको इन क्वेश्चंस के अंदर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
भाई साहब बहुत आसान है, हाउ मच विल बी। तो जब उसने टेंस यूज फ्यूचर का किया है तो ये फ्यूचर वैल्यू ही होगा। अब देखिएगा, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस, सॉरी, वन प्लस आई इंटू रेस की पावर एन। ठीक हो गया। इफ यू डिपॉजिट $10,000 इन अ बैंक अकाउंट टुडे, यानी कि आज ही पे करूंगा ना ये पैसे, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो ये 10,000 रुपया मेरे पास क्या है? आज के पैसे, आज की वर्थ। ठीक है, प्लस करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा? 0.1, और उसकी रेस की पावर कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो इसका मतलब है जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो अब मैं आपको यानी कि सिर्फ एक एक दफ़ा आपको ना मैं सिंगल पेमेंट का, अनइवन का और एन्युटी का एक एक फार्मूला यहाँ पर लिख दूंगा। जब आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे तो ये मैं क्वेश्चन बड़ी आसानी से एक्सेल के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, हाउ मच विल बी इन योर बैंक अकाउंट आफ्टर 5 years। सो आप इसे कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी कॉपी कर लूँ यहीं पर। कंट्रोल C। ठीक हो गया जी। ये दूसरा क्वेश्चन है जी। यहाँ पर आपको फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैलकुलेट करके लिखना होगा ना आंसर। मैं क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ। ये ले मेरा बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंगल पेमेंट। देखिए मैं पहले सिंगल पेमेंट करवाऊंगा आपको, सिंगल पेमेंट के बाद एन्यूटी करवाऊंगा, एन्यूटी के बाद अनइवन करवाऊंगा, अनइवन के बाद परपेचुटी करवाऊंगा। ठीक है, तो सिंगल पेमेंट वाले क्वेश्चन सिर्फ मैं उठा रहा हूँ, तो वो जितने भी क्वेश्चन है मैं पूरा चैप्टर नंबर 4 आपको शेयर कर दूंगा। उस क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? भाई साहब उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आप ये ऊपर गया दे गया, फार्मूले से आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। प्रेजेंट वैल्यू को इधर ले जाएंगे, फ्यूचर वैल्यू को इधर ले आएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इधर आ गया, तो आप इसे क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू को इधर रहने दिया, फ्यूचर वैल्यू कर दिया डिवाइडेड बाय वन प्लस आई इंटू रेस की पावर एन। ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और बात, हाँ, ये देखें, ये प्रेजेंट वैल्यू इसके साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो जब फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो मल्टीप्लिकेशन को फाइनेंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं कंपाउंड होना। तो टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू द प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो बेटा यहाँ पर आकर आप अगर गौर करें तो यही प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, डिवाइड हो रही है। तो फाइनेंस के अंदर डिवाइड होने को हम कहते हैं टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो जब वो दो वर्ड यूज करें ना, कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग, तो कंपाउंडिंग का वर्ड वो फ्यूचर वैल्यू के लिए यूज करेगा और डिस्काउंटिंग का वर्ड वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेगा। ठीक हो गया। तो मैं इसे कैसे पढ़ सकता हूँ कि फ्यूचर वैल्यू, इस फार्मूले को रीड कैसे करते हैं? फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंटेड एट अ रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर। ठीक है, तो अब ये देखिए, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5,000 रुपया। यानी कि वो कह रहा है कि अगर दैट विल पे, मुझे एक, मैं आज कितने पैसे जमा करवाना शुरू करूं 20 सालों के लिए, कि मुझे 20 साल के बाद 5,000 मिलेगा, तो मैं आज कितने पैसे जमा करवाऊं? तो इसको ये देखें, वन प्लस एनुअली है 0.07, और रेज की पावर आप ले देंगे कितने सालों के लिए? 20 ईयर्स। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है जी। तो ये सिंगल पेमेंट के क्वेश्चंस हो गए आपके पास। ठीक है जी। मैं कोई और क्वेश्चन देख लूँ।
ठीक है बेटा, सिंगल पेमेंट के एक क्वेश्चन है वो मैं आपको और करवा देता हूँ, तो फिर हम एन्युटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, 4 पॉइंट। ये इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बड़ा प्रिसाइज करके सिर्फ जो है कॉपी किया है, ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं किसमें उसने क्या पूछा है। ये ए पार्ट था उसका, ये बी, ये सी, ये डी, 4 पार्ट है। तो इसके अंदर आप देखें वो क्या पूछ रहा है। ये बहुत लेंथी सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद उसने ये ए बी सी और डी रिक्वायरमेंट पूछी हुई है। तो उसमें आप अगर देखें तो हमें पहले ए पार्ट पे उसने क्या कहा, इनिशियल $500 कंपाउंडेड फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ 6%। फिर उसने कहा इनिशियल $500 कंपाउंडेड फॉर 2 ईयर एट 6%। अब देखो मैं अभी आपको बता के आया हूँ, टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू द प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, एंड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। तो इनकी वर्डिंग ही हमें बता रही है वो हमसे क्या डिटरमिन करवाना चाहता है। तो पहले दो क्वेश्चन, पहले ए और बी पार्ट में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगेगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपके पास, 500 डिवाइडेड बाय इंटू 1 प्लस आई आपके पास कितने, 6%, 2.06%, और रेस की पावर आपने ले लेनी है ए पार्ट के लिए 1। इसी तरह सेम एज इट इज ये आप कॉपी कर लें बी पार्ट के लिए। ठीक है, और उसके लिए आप यहाँ पर कर देंगे यार 2। फिर आ जाएंगे तो तीसरे पार्ट में कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 500 ड्यू बकाया है इन ईयर 1 एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 6%। तो डिस्काउंट रेट है तो इसका मतलब है वो हमसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू 500 दिया हुआ है, 1 प्लस 0.06 और रेस की पावर 1। सेम एज इट इज आप फिर इसे कॉपी कर देंगे। अब इसका आंसर आप खुद निकाल लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ईयर 2। तो ये थे किस क्वेश्चंस के ऊपर, आपने पहले ना इनकी वर्डिंग के ऊपर गौर करना है। यहाँ पर तो मैंने आपको बड़ा सिंपल सिंपल करवा दिया है क्योंकि ये पहला स्टार्ट है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएगी, मैं आपको साथ के साथ इनके वर्ड्स एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो जब आप क्वेश्चंस करें तो कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसको आपको लगे कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको भी फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया जी। चलिए जी, ये तो सिंगल पेमेंट हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी आपकी बुक में देखे हैं, तो वो ये है कि प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, वो ये पूछना चाहता है कि प्रेजेंट, अब देखो पहली बात ये याद रखें कि जब आपने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको देखें, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको कितनी चीजें रिक्वायर्ड है। आपको बेटा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1, I 2, और नंबर ऑफ ईयर 3। ठीक है, इसी तरह आपको फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक फ्यूचर वैल्यू चाहिए, फिर आई चाहिए और एन चाहिए। तीन तीन चीजें चाहिए। चौथी चीज जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो है। तो टोटल 4 चीजें एक फार्मूले के अंदर, 3 गिवन होंगी तो एक इक्वेशन के अंदर एक चीज तो फाइंड आप कर ही लोगे। तो इसी तरह उसने ना फ्यूचर वैल्यू भी दे दिया, प्रेजेंट वैल्यू भी दे दिया, आई भी दे दिया। वो ये कह रहा है कि अब मुझे बताओ कि मैं अगर इतने पैसे आज डेफर करना चाहता हूँ, ठीक है, इस रेट के ऊपर, और इतने पैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले, तो मुझे बताओ मैं कितने सालों के लिए अपनी अमाउंट को डेफर करूँ। ठीक है, तो यानी कि वो नंबर ऑफ ईयर पूछ रहे हैं। तो किसी में वो क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू भी देगा, फ्यूचर वैल्यू भी देगा, नंबर ऑफ ईयर भी देगा। वो बताओ कि मैं किस रेट के ऊपर जो है वो जाकर इसे इन्वेस्ट करूं। ठीक है, तो जो बैंक, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज उसको नियर टू दे रही होंगी वो उसके अंदर जाकर इन्वेस्ट कर देगा। ठीक हो गया। तो ये मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ तो फिर आपको क्वेश्चन भी पढ़ के समझा देता हूँ।
क्वेश्चन आ गया मेरे पास। जी, क्वेश्चन है कि योर पेरेंट्स विल रिटायर इन 18 ईयर, द करंटली हैव $250,000 एंड they think they will need 1 million at retirement. What annual interest rate must they earn to reach their goal, assuming they do not save any additional fund? किसी अब देखें, नंबर ऑफ ईयर 18 साल, विल रिटायर, कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो 18 साल तक, 18 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, आज से 18 साल बाद। उनके पास अभी 2,50,000 रुपया हैं, वो उसे 10 लाख बनाना चाहते हैं 18 साल में। तो वो बताएं कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो जाकर इन्वेस्ट करें कि 18 साल बाद उनका 2.5 लाख 10 लाख बन जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? तो यहाँ पर वो आपसे एक्चुअल में आई पूछना चाह रहा है, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट का फार्मूला है एल एन लॉग नेचुरल इंटू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, रेस की पावर 1/n, और इस पूरे के साथ, इस पूरी वैल्यू, इस सारे के आंसर के साथ -1। बेटा बार बार कह रहा हूँ, लॉग नेचुरल इंटू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, रेस की पावर 1/n, इस पूरे के आंसर से -1। ठीक है, तो ये किसका, अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, मुझे अब इसके लिए एक्सेल खोल के शेयर करना पड़ेगा। चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, फिर मैं ये आपको एक्सेल के ऊपर सॉल्व करवा देता हूँ। आई इज इक्वल टू लॉग नेचुरल एल एन लॉग नेचुरल, प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना पैसा चाहिए, 1 मिलियन 10 लाख। प्रेजेंट वैल्यू आज मेरे पास पैसा कितना है, 2.5 लाख। ठीक है, रेस की पावर 1/n कितना, 18 साल, -1। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई का। ठीक है, इसको मैं पहले दूसरा क्वेश्चन एक और करवा दूं तो आपके पास आई आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कितना बनता है। तो उस इंटरेस्ट रेट पे आप अगर इन्वेस्ट करेंगे जाकर तो 18 साल बाद आपका 2.5 लाख 10 लाख बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें वो आपसे नंबर ऑफ ईयर पूछ रहे हैं। ये नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ, इस पे मैं वो आपको कैलकुलेट, ये अगला क्वेश्चन है जी। इफ यू डिपॉजिट मनी टुडे इन एन अकाउंट दैट पे 6.5% एनुअल इंटरेस्ट रेट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी डबल योर मनी? पॉइंट समझ आया? तो वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, बेटा इस पे वो एन आपसे पूछ रहे हैं। तो एन के लिए होगा लॉग नेचुरल इनटू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, फिर पूरे के साथ डिवाइडेड बाय, फिर लॉग नेचुरल इनटू 1 प्लस वाई। ठीक है जी, कैलकुलेटर पे लॉग नेचुरल मौजूद होता है, जहां पर लॉग लिखा होता है शिफ्ट दबा के लॉग वाले बटन को, जहां पर बटन को प्रेस करेंगे ना तो वो लॉग नेचुरल बन जाएगा। ठीक है जी, तो अब कैसे जी, एन इज इक्वल टू लॉग नेचुरल इंटू फ्यूचर वैल्यू कितनी, उसने कहा इफ यू डिपॉजिट मनी टुडे इन एन अकाउंट दैट पे 6.5% एनुअल, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू डबल। डबल करना है तो अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू 200 लिख रहा हूँ तो प्रेजेंट वैल्यू 100। ठीक है जी, इसको मैं डिवाइड कर लूँ, आप 1 2 लिख दो कि 2 रुपए है तो 1 रुपया, फ्यूचर वैल्यू डबल होगी ना। तो फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल इंटू 1 प्लस 0.065। ठीक है जी, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये सिंगल पेमेंट के लिए प्रेजेंट वैल्यू, सिंगल पेमेंट के लिए फ्यूचर वैल्यू, सिंगल पेमेंट के लिए, सिंगल पेमेंट के ऊपर नम
नंबर ऑफ ईयर सिंगल पेमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट किस तरह फाइंड होता है ये मैंने आपको सिखा दिया। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि एन्यूटी किस तरह फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं। एन्यूटी को दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए कि एन्यूटी का मतलब क्या होता है। एन्यूटी का मतलब ये होता है कि फिक्स नंबर ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि जैसे हम इंश्योरेंस पे कर रहे होते हैं कि इंश्योरेंस मैंने कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस वालों ने कहा कि जी आप हमें 20 साल के लिए पे करेंगे। क्या जी कितनी पेमेंट करूंगा, मैं आपको हर साल के बाद 50,000 का प्रीमियम दूंगा। 50,000 फॉर 20 ईयर, इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट। ठीक है, इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट फॉर 20 ईयर इज कॉल्ड एन्यूटी। ठीक है जी, पॉइंट समझ आ गया जी। अगर इक्वल नंबर ऑफ पेमेंट, इक्वल यानी कि फिक्स, इक्वल पेमेंट ऑफ सीरीज जो है वो अगर पे कर दी जाए एट दी वो पे की जाए एट द एंड ऑफ ईयर, साल के खत्म होने पे, यानी कि मैंने अभी 23 की जो पेमेंट है वो मैं दिसंबर में जाके करूं, तो मैं इसे कहूंगा ऑर्डिनरी एन्यूटी। ठीक है, और अगर मैं पेमेंट जो है यहाँ पर पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ऑर्डिनरी एन्यूटी पेमेंट जो है एट द बिगनिंग बिगनिंग ऑफ ईयर है, तो हम उसे कहते हैं एन्यूटी, एन्यूटी ड्यू। ठीक है जी, तो दो तरह की एन्यूटी भी पढ़ा दी। एन्यूटी का मतलब है फिक्स पेमेंट ऑफ सीरीज फॉर एक फिक्स नंबर ऑफ अ ईयर। एग्जाम्पल भी दे दी मैंने आपको, कार लोन लेने पे जाता हूँ या इंश्योरेंस करवाता हूँ या कुछ भी, किसी भी टाइम पे फिक्स पेमेंट मिल रही हो फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, मैं कहीं पर प्लॉट लेने चला गया, उन्होंने कहा कि जी आपकी फिक्स पेमेंट है कितने सालों के लिए जी, 5 सालों के लिए, बस ठीक है जी, वो एन्यूटी है। तो पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है, होगी तो एन्यूटी ड्यू कहलाएगी। अगर पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर होगी तो वो ऑर्डिनरी एन्यूटी कहलाएगी। ठीक है जी, तो एन्यूटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फिर बाद में ये देखें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का तो आपको समझ आ गया। तो इसका फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पेमेंट इंटू 1 - 1/(1) प्लस आई रेज की पावर n। ठीक हो गया बेटा जी, फिर डिवाइडेड बाय आई इस सारे के साथ। अच्छा ये देखें, ये पेमेंट इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + i, और 1 माइनस इंटू ये मैं भी जो इसके साथ करने लगा हूँ, ये जितनी वैल्यू मैंने हाईलाइट की है इसको डिवाइडेड बाय आई करना है। दोबारा, ये जो डिवाइडेड बाय आई है किसके साथ है, सिर्फ इसके साथ, ए इसके साथ। ठीक है ना, पेमेंट इंटू 1 - 1/(1) + i रेज की पावर n डिवाइडेड बाय आई। ठीक है ना, तो ये पेमेंट के साथ डिवाइड नहीं कर देना, ठीक है, तो फिर ये मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। तो सिर्फ इतनी वैल्यू जितनी मैंने अभी हाईलाइट की है इसके नीचे जाकर आपने आई लिखना है। तो मैं कोशिश करता हूँ अभी इसी के साथ लेक्चर के साथ मैं आपको ये हैंड रिटन में फार्मूलाज भी लिख के भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये एन्यूटी का प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी का फार्मूला है किस, अच्छा ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है ना, तो यहाँ पर ए लिखना है, और ये ए किस तरह लिखना है, फुट नोट के ऊपर, यानी ये छोटा सा करके यहाँ पर, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो अगर मैं सिंपल एन्यूटी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं ऑर्डिनरी एन्यूटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब एन्यूटी ड्यू के लिए फार्मूला लिखना होगा सेम यही फार्मूला, अच्छा मैं इस फार्मूले को यहाँ से कट करता हूँ या इसके नीचे लिख देता हूँ, अब ये पता चल जाएगा कि आपको किसके लिए है, ऑर्डिनरी एन्यूटी के लिए। ये इस पर है,
तो अब ये फिर वहां पर चला जाएगा, तो इसके साथ एक मल्ट सारे आंसर, इस सारे के आंसर के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपने कैलकुलेशन की है उस आंसर के साथ अगर आप 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई दोबारा कर देते हो, तो ये आपके पास एन्यूटी ड्यू बन जाएगी। ठीक है जी। ये प्रेजेंट वैल्यू का भी फार्मूला सिखाया है किस पे, एन्यूटी का। तो अभी ये फार्मूले को आप समझें, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाता हूँ प्रेजेंट वैल्यू के और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी के। ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।